गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को कुछ डाउट था पिछला क्लास का? टीना, क्या था डाउट? बोलो। आइडेंटिफिकेशन डाउट था ना? चलो ठीक है, समझ लेते हैं इसको। देखो, आइडेंटिफिकेशन का जो मेन पर्पस है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का जो मेन पर्पस है, आई मीन कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इसके लिए बस एक चीज ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में यही चीज होता है कि हम लोग किसी को भी आइडेंटिफाई करेंगे तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जिसमें उसका शेप, ठीक है, साइज, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। शेप साइज वगैरह जो है सब उस पर इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करने का जो एक मात्र जरिया है वो है सिंपल है, कोई भी स्पेस मेरे सामने आएगा, ठीक है, तो हम उसको दूर से ही देखेंगे, उसका शेप साइज, कुछ अपीयरेंस में, जैसे मान लिया जाए अगर इंसेक्ट्स वगैरह आ जाएगा तो विंग्स वगैरह होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हर एक किंगडम के क्लासिफिकेशन को हम समझ चुके हैं कि उसमें कैसा कैसा, जैसे मान ले कोई हम बर्ड देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि बॉडी में फीदर्ड होगा, और अगला कोई नया चीज है जिसमें फीदर्ड है तो मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये एप्स मेंबर, आई मीन एप्स क्लास का या फिर किंगडम एनिमल का मेंबर है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकल मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से होगा। ठीक है, और कुछ आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया? और कुछ? और कोई डाउट है? बोलो। चलो ठीक है, कौशिक राज, नगमा फातिमा, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे थे उसका डाउट क्लियर हो गया? रिप्लाई करो थोड़ा जल्दी, ठीक है। देखो, ये डाउट हो गया क्लियर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट, जो आज का टॉपिक है वो दो टॉपिक पे बात करना है। एक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और दूसरा है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले ये जो कैटेगरीज का है, हर एक टेक्सॉन को या हर एक रैंक में या फिर हर एक कोई भी, जैसे मान लो स्पीसीज है, हमारे सामने कोई एक न्यू ए स्पीसीज आया, ठीक है, तो इसको हम हर एक रैंक के हिसाब से प्लेस करेंगे, और जो रैंक हमको प्रोवाइड मिलेगा कौन है वो सिस्टम, वो हियरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब हमारे सामने किंगडम, फाइलम या फिर यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लास,
उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, ठीक है, उसके बाद जीनस, उसके बाद है स्पीसीज। यही है हमारा टोटल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली हर एक जो रैंक है, ये हमारा रैंक है, या इसी को हम लोग टेक्सॉन भी बोलते हैं। ठीक है, टेक्सॉन का मतलब ही होता है कैटेगरी, और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जो हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी स्पीसीज को उसके कैटेगरी के सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको क्या क्या प्लेस किया गया है। ठीक है, जैसे मान लो कोई हमको ए स्पीसीज मिला, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कर लिए, क्लासिफिकेशन कर दिए। तो जब क्लासिफिकेशन कर दिए, नॉमेनक्लेचर कर दिए, तो क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई तो रैंक चाहिए। ये हमारा रैंक है जो हिरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी स्पीसीज के लिए, कि उसका क्या एग्जैक्टली रैंक है, उस ग्रुप का क्या रैंक है, उस ग्रुप का क्या टेक्सॉन है। देखो ये सब एक तरह का टेक्सॉन है, किंगडम टेक्सॉन, फाइलम टेक्सॉन, क्लास टेक्सॉन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज है। ठीक है, अब हमारे पास 7 ग्रुप है, ऐसे समझो 7 ग्रुप है, इस सातों ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सॉन। अब इसी में कि कोई भी न्यू स्पीसीज को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस्ड करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, तो जो भी मेरे पास पहले स्पीसीज है उससे सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज देखेंगे, इस तरह का हम लोग मैकेनिज्म इसमें अडॉप्ट करते हैं, देन फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्लेस्ड कर देते हैं। तो सबसे पहला हम लोग आज जो कैटेगरी को देखेंगे, तो सबसे पहला स्पीसीज को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको स्पीसीज को पहचानना होगा। ठीक है, हम किंगडम समझ में आ गया, फाइलम समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सब कुछ हमको समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्टली स्पीसीज को हम कैसे समझेंगे। तो पहले स्पीसीज को समझेंगे, देन फिर ऊपर वाला जो भी उसमें रैंक दिख रहा है, जो भी यहाँ पे प्लेसिंग दिख रहा है, वो तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का करेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, अब समझना, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया है, स्पीसीज। एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके, तो उसका जो सिमिलर कैरेक्टर है, सिमिलैरिटीज है, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सिमिलैरिटीज कैरेक्टर्स जो है या फिर सिमिलर कैरेक्टर जो है वो बढ़ते जाएगा। मतलब अगर हम स्पीसीज तक आते हैं और स्पीसीज में मान लो मेरे पास 2-3 स्पीसीज है, तो उसका जो है सिमिलर कैरेक्टर मिलेगा, और उसी सिमिलर कैरेक्टर को फिर हम लोग जीनस में रखेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा तुरंत हमको कमेंट करोगे तुरंत, ठीक है, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो जो सिमिलैरिटीज है वो बढ़ेगा कि घटेगा। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, वो कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ड है वो है स्पीसीज। ठीक है, हम ये चीज पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो स्पीसीज क्या है, असेंबलीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। असेंबलीज मतलब बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मिलता है वही स्पीसीज है। ये कौन बताया, जॉन रे। लेकिन जब एक साइंटिस्ट आए, मेयर, कौन आए, मेयर, तो एग्जैक्टली स्पीसीज को डिफाइन किए। ठीक है, ऐसे समझना, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास बहुत सारा पहले से स्पीसीज है, पहले से इस तरह का मेरे पास स्पीसीज है। कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है, उसका हम सब कुछ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर उसको नॉमेनक्लेचर भी दे देते हैं। लेकिन उसका जो रैंकिंग है वो कैसे पता चलेगा, तो रैंकिंग के लिए हम लोग को उसको कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है, तो न्यू स्पीसीज है, जैसे मान लो हमको किंगडम में रखना है। अब किंगडम कौन, अगर मुनेरा का देखना पड़ेगा कि वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलर है कि नहीं है, अगर है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अगर प्रोटिस्टा में रखना है तो हम लोग रखेंगे यूकैरियोटिक और यूनिसेलर, देखेंगे कि हाँ इसका है कि नहीं है, वो मिल गया, हम किंगडम उसको प्रोटिस्टा में रख देंगे। इसी तरह कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पहले किंगडम को आई मीन रिप्रेजेंट करता है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि फंगी, मान लिया फंगी आ गया,
ठीक है, कोई वैसा प्लांट हमको दिखा, हमको देखना पड़ेगा कि फंगी का जो है वो क्या है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ होगा। ठीक है, उसका जो सेल वॉल का कंपोजिशन वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स होगा, तो 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिलेगा, तभी हम उसको किंगडम में रखेंगे। प्लांट की बात करेंगे, उस तरह एनिमल की बात करेंगे, तो एनिमल का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, 1-2 ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिससे पता चल जाएगा कि किंगडम क्या है उसका। मान लो एनिमल किंगडम में उसको रखा गया, फिर उसका फाइलम को देखेंगे। ठीक है, सब कुछ उसका देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, स्पीसीज को हम कैसे पहचाने, क्योंकि हम क्या बताएं कि अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्यादा सिमिलर बढ़ते रहता है। किंगडम में कुछ कैरेक्टर मिला, फाइलम में उससे ज्यादा मिलेगा, फिर क्लास में ज्यादा, फिर उसके बाद ऑर्डर में ज्यादा, फैमिली में ज्यादा, जीनस में ज्यादा, फिर स्पीसीज। तो स्पीसीज भी बहुत सारे स्पीसीज है, उसी के साथ एक और नया ऑर्गेनिज्म मिल गया हमको। तो मेरे सामने 5 ऐसा स्पीसीज है जिससे नया ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। अब उसको एग्जैक्टली कैसे बोलेंगे कि हाँ ये 1 नंबर का स्पीसीज का मेंबर है, या 2 या 3 या 4 या 5, जो भी है हमारे सामने। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को देखना है उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखना है सबसे पहले, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कि वो जो मॉर्फोलॉजिकली वो उसमें है उसका कैरेक्टर मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे मान लो कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है, चलो 5 में पता चला कि नहीं, 3 के साथ भी मिल रहा है, 4 के साथ भी मिल रहा है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मिल रहा है, ऑलमोस्ट मिल रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 में मिला, 4 में नहीं, यहीं पे 3 अलग स्पीसीज खत्म हो गया, पहला। दूसरा कि इस न्यू स्पीसीज को एक बार 3 नंबर वाले स्पीसीज के साथ क्या है रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो वहां पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इंटर ब्रीडिंग प्रोसेस होगा। क्या होगा, इंटर ब्रीडिंग। और इंटर ब्रीड हुआ तो फिर हमको क्या मिलेगा, एक न्यू स्पीसीज, आई मीन न्यू ऑफ स्प्रिंग, या स्पीसीज हम लोग बोल सकते हैं, स्पीसीज ना बोल के उसको न्यू ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग मिला। अगर वो न्यू ऑफ स्प्रिंग फर्दर फर्टाइल नेचर का होता है, फर्दर फर्टाइल नेचर का होगा, मतलब सॉरी सॉरी फर्दर फर्टाइल नेचर का होगा, मतलब कहने का कि अगर ये न्यू ऑफ स्प्रिंग, अगर ये न्यू स्प्रिंग फर्दर फर्टाइल मतलब इंटरब्रीड कर पाएगा, इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अगर होगा, तो ही वो उस स्पीसीज का एग्जैक्टली मेंबर होगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, देखो जैसे होमोसेपियंस हम लोग बोलते हैं, होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में तो ह्यूमन बींग्स आ गया, लेकिन ह्यूमन बींग्स में भी 2 है अलग अलग, बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे समझो और इजी वे में समझ में आ जाएगा। हर एक का मेल और फीमेल है होमोसेपियंस का। कैसे ये दोनों एक ही स्पीसीज है, क्योंकि इस दोनों को अगर साथ में रखा जाता है तो ये इंटरब्रीड प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, इंटरब्रीड प्रोसेस करेगा। और इंटरब्रीड प्रोसेस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी आगे इंटरब्रीड करके जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है, तभी वो स्पीसीज का कहलाएगा, तभी वो सेम स्पीसीज का मेंबर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। और इसी तरह से हम लोग स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। मतलब समझ लो कि स्पीसीज के पास आते आते, स्पीसीज में प्लेस्ड करते करते बहुत सारा सिमिलर कैरेक्टर मिलता है, लेकिन एक ऐसा सिमिलर कैरेक्टर जो इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी है या इंटरब्रीडिंग का जो कैरेक्टर है वो अगर मैच कर जाता है, तभी वो उस स्पीसीज का मेंबर कहलाएगा, नहीं तो वो स्पीसीज नया हो जाएगा। सपोज दैट मान लो यही वाला बात हम करते हैं, अगर न्यू ऑर्गेनिज्म है, ये 3rd वाले स्पीसीज से इंटरब्रीड किया और इसको ऑफस्प्रिंग हुआ, और ये ऑफस्प्रिंग अगला इंटरब्रीडिंग या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकता है, पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग प्रोसेस बोलते हैं, वो नहीं करेगा, तो वो 3रा नंबर का स्पीसीज का मेंबर नहीं होगा। फिर उसको चौथे के पास रखा गया। अगर चौथे के पास इंटरब्रीड हुआ और यहाँ पे भी ऑफस्प्रिंग हुआ और यहाँ पे भी आगे इंटरब्रीड करने का कैपेसिटी इसमें हो गया, और अगर हो गया तो ये इसका मेंबर है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये फिर से नया स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, स्पीसीज को डिफाइन कर दिया, क्लियर, बताओ।
ठीक है, बताओ समझ में आया सबको? समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बताओ। किसी को भी कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बताओ। चलो आगे बढ़े, रिप्लाई करो तुम लोग। समझ में आया? कोई डाउट है? क्या बना मां, नहीं समझ में आ रहा तुमको? चलो ठीक है, चलो तो ये स्पीसीज समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो स्पीसीज को समझना है तो दो चीज ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? अब देखो, जैसे हम तुमको कुछ स्पीसीज के बारे में बता सकते हैं, जैसे लायन, ठीक है, टाइगर, यही दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों जो है ये अलग अलग स्पीसीज क्यों है, क्या रीजन है? तो रीजन क्या होगा? इंटरब्रीडिंग प्रोसेस का रीजन होगा। जैसे लेपर्ड है, लेपर्ड है ना, लेपर्ड और कैट को बोला जाता है कि लेपर्ड को कभी कभी देखना डिस्कवरी वगैरह में सुनोगे, बोलता है बिग कैट है वो, ठीक है, बड़ी बिल्ली है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कैट है वो छोटा है, साइज में छोटा है। लेकिन जब एक को बिग कैट और स्मॉल कैट बोल सकते हैं, तो एक स्पीसीज में क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि जो स्मॉल कैट है या फिर लेपर्ड जो जिसको बिग कैट बोला जाता है, दोनों एक साथ इंटरब्रीड तो करेगा, लेकिन ऑफस्प्रिंग अगर हुआ, इवन पहले तो पहली बात तो इंटरब्रीडिंग बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। अगर हम उसको आर्टिफिशियली करा भी दिए और उससे ऑफस्प्रिंग मिल भी गया, ठीक है, तो उसका उस ऑफस्प्रिंग का जो इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी है वो आगे नहीं हो पाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है म्यूल। म्यूल इज अ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। आई मीन म्यूल में क्या हुआ था कि डोंकी और हॉर्स दोनों को फ्यूज करके ये बनाया गया था, मतलब हाइब्रिडाइज करके उसको बनाया गया था। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका कुछ बिजनेस पर्पस था। पर्पस ये था कि डोंकी में क्या होता है, टॉलरेंस एबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हॉर्स में क्या होता है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हॉर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको खाना पीना तुरंत देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ देर तक जाएगा, उसके बाद वो आगे चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी होता नहीं। जो भी एनर्जी होगा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फिर वो एनर्जी को यूज करके वो बैठ जाएगा। लेकिन डोंकी में क्या है, ठीक है, इसमें एनर्जी नहीं है लेकिन टॉलरेंस एबिलिटी ज्यादा, तो इसमें टाइम लगता था। अब म्यूल आ गया, तो म्यूल आने से क्या फायदा हो गया, दोनों काम, एनर्जी भी है और टॉलरेंस एबिलिटी भी ज्यादा है। तो नॉर्मली क्या था, बहुत जगह पे ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। क्यों? कि ये इसमें एनर्जी भी रहेगा और बहुत टाइम तक ये जो है इसको खाने पीने देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो है क्या स्पीसीज कहलाया आज तक डोंकी का या हॉर्स का? नहीं, क्योंकि ये आगे इंटरब्रीडिंग प्रोसेस नहीं कर सकता है, बट मॉर्फोलॉजिकली ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें छोड़ के बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो मेन जो होता है वो इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी को देखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मान लो हम लायन बोले, टाइगर बोले, या जो भी स्पीसीज हम बताए, ये तुमको समझ में आ गया। हम लोग का नेक्स्ट जो है, इससे जस्ट ऊपर में अगर हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग का है फाइलम। क्या है? फाइलम। तो ध्यान रखना है, ठीक है, फाइलम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, फाइलम, ठीक है। फाइलम देखो, फाइलम को डिफाइन ये करना है कि कुछ स्पीसीज का जो कोरिलेटेड करेक्टर है उसको एक में रखा गया है। जैसे एग्जांपल, डायरेक्टली एग्जांपल से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो पेंथेरा, पेंथेरा इज अ जेनस। क्या है? सॉरी सॉरी, फाइलम नहीं होगा, जेनस होगा, सॉरी, जेनरा, जेनस, ठीक है। चलो स्पीसीज से जस्ट ऊपर, क्योंकि हम अभी जस्ट बताए कि हम लोग क्या बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, तो बॉटम पे क्या था, स्पीसीज था, उसके ऊपर में जीनस है, हम गलती से फाइलम लिख दिए, ध्यान देना। जेनस देखो,
जेनस है, जैसे मान लो है ये पैंथेरा, पैंथेरा एग्जाम्पल जेनस है, लेकिन ये किस किस स्पीसीज का हो सकता है, तो ये लायन का हो जाएगा, टाइगर का हो जाएगा, ठीक है, लेपर्ड का हो जाएगा, लेपर्ड का हो जाएगा। तो देखो 3 अलग अलग स्पीसीज का एक ही जेनस है, वो है पैंथेरा। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज। अब कोरिलेटेड कैरेक्टर का मतलब होता है सिमिलैरिटीज कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर। हम क्या बताए थे कि स्पीसीज तक आते आते अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो हर एक रैंक में, हर एक ग्रुप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सिमिलर होते जाता है, ठीक है। तो उसी तरह एक पैंथेरा जेनस है और उसके अंदर में कितना स्पीसीज आएगा, 3 स्पीसीज आता है। क्या आता है, 3 स्पीसीज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जेनस के बाद अगर हम बात करें फैमिली का, अगर हम बात करें फैमिली का, तो ध्यान देना पैंथेरा एक जीनस, इसमें एक और कोई सा भी जेनस ले लो, कोई एक और जेनस ले लो, मतलब अगर हम बात करेंगे पैंथेरा को ऐड करके और अदर अलग 2 जेनस को जब हम ग्रुप में रखेंगे तो एक फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, एक फैमिली का है फेलिडा, जैसे मान लो हम फेलिडा लिख रहे हैं, फेलिडा में किस किस जेनस का आ सकता है, तो एक आएगा फेलिस, एक आएगा फेलिस मतलब कैट का, और एक आएगा पैंथर। जैसे मान लो हम फेलिस ले लेते हैं, फेलिस का क्या, कैट का, ये कैट का जेनस है और ये लायन टाइगर का जेनस है, ये दोनों मिलके एक फैमिली आएगा फेलिडा। क्या आ जाएगा, फेलिडा। मतलब देख लो स्पीसीज एक से ज्यादा स्पीसीज को एक जेनस में रखा है, एक से ज्यादा जेनस को हम लोग किस में रख दें, फैमिली को, एक से ज्यादा फैमिली को किस में रख देंगे, ऑर्डर को, ऑर्डर में, एक से ज्यादा ऑर्डर को किस में रख देंगे, क्लास में, और एक से ज्यादा क्लास को रख देंगे किसमें, फाइलम में, और एक से ज्यादा फाइलम को रख देंगे किंगडम में। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। किंगडम जैसे हम लिखते हैं, किंगडम हम जैसे लिखते हैं, किंगडम है एनिमेलिया। क्या है, एनिमेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पे ध्यान दोगे एनिमेलिया किंगडम में कितना फाइलम है, अप्रॉक्स 11 फाइलम है, ठीक है। चलो तुम लोग काउंट कर लेना, हम बताते हैं। पहला फाइलम पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम निडेरिया, तीसरा फाइलम टीनोफोरा, चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मेंथ, पांचवा क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मेंथ के बाद एस्क्लेमेंथिस, छठा एनालिडा, चौथा सॉरी सातवां ऑर्थ्रोपोडा, आठवां हो जाएगा क्या, मोलस्का, उसके बाद नौमा इकाइनोडर्माटा, उसके बाद हेमिकॉर्डाटा, देन फिर कॉर्डाटा। अप्रॉक्स 11 फाइलम जो होता है वो एक एनिमल किंगडम में रखा गया है, 11 फाइलम। चलो ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फाइलम को एक किंगडम में रखा है। अब देखो इस फाइलम के अंदर जाओगे तो जैसे मान लो अब इस फाइलम में एक हम ले लेते हैं कॉर्डाटा, कॉर्डाटा तो फाइलम है, ठीक है। कॉर्डाटा फाइलम में अगर हम सब फाइलम भी देखें, सब फाइलम भी देखें तो 3 आ जाता है, वर्टिब्रेटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड यूरोकॉर्डाटा, ये आ गया। अब एक हम वर्टिब्रेट में देखते हैं, वर्टिब्रेटा मतलब एक सब फाइलम में वर्टिब्रेटा, उसमें 5 क्लास है। 5 क्लास कौन कौन है इन जनरल तुमको बता रहे हैं, उसमें है कौन कौन सा, पीसस मतलब पाइसस बोलते हैं, सॉरी पाइसस, जिसमें फिश को रखा गया है, उसका भी 2 सब क्लास लिखा गया है। उसके बाद फिर हम चल जाते हैं एम्फीबिया में, देन रेप्टिलिया में, देन एप्स में, देन मैमल्स में। मतलब सोचो अप्रॉक्स 5 ऐसा मतलब क्लास है जिसको एक सब फाइलम में रखा गया, जिसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं, कहने का मतलब बस सिंपल समझ लेना कि स्पीसीज एक से ज्यादा स्पीसीज एक जीनस, एक से ज्यादा जीनस क्या हो जाएगा, फैमिली, फैमिली के बाद क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या हो जाएगा, क्लास, क्लास के बाद क्या हो जाएगा, फाइलम, फाइलम के बाद क्या हो जाएगा, किंगडम। ये इन जनरल हिरार्चिकल सिस्टम का पूरा कैटेगराइजेशन है। इसी तरह से इसको अरेंज किया जाता है। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट, स्पेशली नीट के लिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद करो, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बाकी बात स्पीसीज को जो डिफाइन किए, जो समझाए हैं, उसको एक बार एनसीईआरटी के लाइन को ध्यान से पढ़ के समझ जाना, ठीक है। ऐसे तो समझा दिए, दिक्कत नहीं होगा, सेम चीज वहां पे लिखा हुआ है,
कोई इसमें इशू वाला बात ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पल से करोगे, सॉरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से करोगे, बाकी बात जो है चीजों वो तुमको अपने आप समझ में आएगा। आई मीन जो क्वेश्चंस बनाओगे वो तुमको अपने आप बन जाएगा अगर तुम एनसीईआरटी का कर लेते हो, तो इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में किसी को डाउट है तो पूछ लो। नगमा देखो पूछ रही है सर इतना सारा याद कैसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो रिवीजन से याद होगा, ठीक है ना। तो हम एक ही बात बोलेंगे कि इसका ना तुम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा, फाइलम लिखे, फाइलम के नीचे जैसे मान लो हम पॉरीफेरा लिख रहे हैं, पॉरीफेरा में एनसीईआरटी में मात्र 4 से 5 एग्जाम्पल है, उसको लिख के उसका नेम लिख दो, क्योंकि कभी कभार क्या आता है ना, उसका मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, कोई भी स्पीसीज डाल देगा और उसके बाद उसका जो नेम है, आई मीन जो बायोलॉजिकल नेम है उसको डाल देगा और बोलेगा आप मैच द कॉलम कीजिए। एनसीईआरटी क्या करो काफी है, लेकिन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में एग्जाम्पल बहुत कम है, इसका याद करना बहुत बड़ा बात नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 तुमको नाम याद रहेगा, सॉरी नाम है बॉटनिकल, सॉरी बायोलॉजिकल नाम है, तुम उसको वहां से याद कर सकते हो। तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट एग्जाम्पल होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और अगर क्योंकि देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन मैच द कॉलम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार, जब भी पूछा है उसी पैटर्न पे पूछा है, तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत यही करना पड़ेगा कि उसको शॉर्ट नोट्स बना लो और डेली उसको रिवाइज करो, ठीक है। डेली 5 मिनट 10 मिनट उसको देख लो, काफी है। ऐसा एक महीना करो, उसके बाद याद हो जाएगा, मैक्सिमम याद हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुमको याद होने वाला है एग्जाम्पल, और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है। यही चीज है। सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग का ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोग को समझ में आ गया, आगे का जो टॉपिक है वो टेक्सोनॉमिकल ऐड है। क्या है? ऐड, टेक्सोनॉमिकल ऐड है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टेक्सोनॉमिकल ऐड। सबसे पहले ये बात, ये ऐड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऐड का मतलब होता है हेल्प। क्या होता है? हेल्प। और हम लोग टेक्सोनॉमी का जो पूरा टॉपिक पढ़ लिए, क्यों पढ़ रहे हैं? किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा टेक्निक है, कुछ ऐसा प्रोसीड्यूर है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम यूज करके कोई भी स्पीसीज के बारे में फर्दर इन द सेंस फ्यूचर में उसका हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 चीज बताए टेक्सोनॉमिक में। सबसे पहला है टेक्सोनॉमिकल ऐड में टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है इससे। हर्बेरियम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बॉटनिकल गार्डन 2 है उसको याद कर लेना, बहुत बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद हर्बेरियम से क्वेश्चन कैसे कैसे होता है आज हम लोग खत्म करके जाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो हम ये करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर, ठीक है, मतलब कुछ टेक्निकल वर्क करना पड़ेगा एंड कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम किसी भी स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन एंड उसके क्लासिफिकेशन करने में हम लोग को हेल्प मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला एक और चीज है ध्यान रखना कि टेक्निक और प्रोसीड्यूर तो ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है, करेंगे। लेकिन जब हम लोग आइडेंटिफाई और क्लासिफिकेशन किसी भी स्पीसीज का करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। और इसी टॉपिक में हम लोग को ये भी पढ़ना है कि उसको स्टोर भी क्यों करते हैं, क्योंकि स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी तो पता चले, हाँ पहले कुछ था अब नहीं है, पहले कुछ इस एरिया में होता था अब नहीं हो पाता है, पहले इस एरिया में ऐसा इकोलॉजिकल कंडीशन होता था, क्योंकि ये सब हम लोग को भी समझ में आएगा। क्योंकि हर्बेरियम जो होता है, जो हम हर्बेरियम नाम बोले, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक है जिसमें हम लोग मेनली प्लांट के बारे में उसका पूरा डिस्कशन समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन
हमारा हर्बेरियम से ही होगा। तो थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। तो टेक्सोनॉमिक एड्स में टेक्निक और प्रोसीड्यूर यूज करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर? अब देखो टेक्सोनॉमिक एड्स जो होता है, ये जो मतलब कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये दो प्रोसेस से हम लोग समझ सकते हैं इसको। एक होता है डेड और एक होता है लिविंग। ठीक है, देखो डेड मतलब कि ये बस ये स्टोर्ड फॉर्म में रखा जाएगा, और लिविंग का मतलब कि हाँ जीता जागता हम लोग उसको देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हर्बेरियम जो होता है वो डेड प्रोसेस है। डेड प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई लिविंग चीज हम लोग को सामने नहीं सामने नहीं मिलेगा। वो क्या, वो प्रिजर्व मिलेगा, वो स्टोर्ड किया हुआ मिलेगा। मतलब एक तरह का स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या प्रिजर्व इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलने वाला है किसी भी प्लांट या एनिमल के बारे में। अगर हम बात करें तो हर्बेरियम में सिर्फ प्लांट के बारे में बात होता है, ये चीजें हर्बेरियम। और दूसरा क्या है? म्यूजियम। क्या है? म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम तुम लोग सुने होगा। म्यूजियम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। म्यूजियम तुम लोग सुने होगा। म्यूजियम में क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, किसी भी डेड पार्ट को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, देखो म्यूजियम जो प्रोसेस है, म्यूजियम क्या है? एक तरह का सेटअप है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक सेटअप है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि तुम लोग अपने स्कूल्स में जाते होगे तो लैब जाते होगे। खैर, तो तुम लोग को अभी मौका मिला नहीं है जो 12th में हो या जो इसमें हो, तो वहां पे लैब में देखना तुम लोग को कुछ चीज प्रिजर्व किया हुआ रहेगा। वो एक तरह का क्या है? म्यूजियम स्पेसिमेन है, उसको प्रिजर्व कराया गया है ताकि उसके बारे में हम लोग जान सके। ठीक है, म्यूजियम में बहुत कुछ प्रोसेस या फिर बोल सकते हैं बहुत सारा प्रोसेस या प्रोसीड्यूर होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जा सके। जैसे मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल को अगर प्रिजर्व करना है, मान लो कोई जिंदा एनिमल है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे? ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए इसको समझा देते हैं। इंसेक्ट के केस में क्या होता है? सबसे पहले उसको कलेक्ट करेंगे, देन किलिंग करेंगे, देन उसका पिनिंग करेंगे। पिनिंग का मतलब क्या? ठीक है, चलो जैसे मान लो कि हम लोग पहले कोई भी स्पेसिमेन को क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। पहले उसका कलेक्शन हो गया, ठीक है, कलेक्शन हो गया, कलेक्ट कर लिया, फिर उसको किल करेंगे। ठीक है, किलिंग का वैसा नहीं कि उसको काट देना, ऐसा नहीं करना है, उसको मारना है। उसको कट छट गया बॉडी तो फिर दिक्कत है। अब ऐसा नहीं कि काट के मार दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं करना। और तीसरा पिनिंग है। ये इंसेक्ट के केस में ऐसा होता है, तो ध्यान रखना इंसेक्ट स्पेसिमेन को हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं? म्यूजियम में रखते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल के केस में, एनिमल के केस में देखना क्या होता है कि कोई जार वगैरह में उसको रख के उसको केमिकली प्रिजर्व किया जाता है, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है। वो क्या? वो म्यूजियम स्पेसिमेन है। ठीक है, तुम लोग कल जाओगे मेडिकल कॉलेज में, वहां पे बहुत सारा ऑर्गन्स वगैरह को प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में। एक जार में रख देंगे, उसमें फॉर्मल्डिहाइड रख देंगे। जब तक वो फॉर्मल्डिहाइड केमिकल नहीं ड्राई हो जाता तब तक वो ऑर्गन खराब नहीं होने वाला। और अगर एक बार हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो उस केमिकल को खत्म होने में मिनिमम 6 से 7 साल लगता है। ठीक है, कुछ चीज होता है जिसको माउंटिंग करके रखा जाता है, छोटे छोटा पार्ट टिश्यूज वगैरह है, वो जाएंगे माउंटिंग करके रखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं, वो भी म्यूजियम का ही काम है। ठीक है, प्लांट एनिमल के केस की जहां तक बात है, प्रिजर्वेशन का बहुत सारा मेथड है, लेकिन इंसेक्ट का हम इसलिए तुमको बताया क्योंकि ये चीज पूछा गया है, और ये पूछा भी जा सकता है कि अगर इंसेक्ट को हम लोग म्यूजियम में रखेंगे तो क्या उसका प्रोसीड्यूर है। तो ध्यान रखना, कलेक्शन, किलिंग एंड पिनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एनिमल का, तो एनिमल के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग जार लेंगे, उसमें केमिकल डालेंगे, जो फॉर्मल्डिहाइड केमिकल है वो भी बता दिया, और बहुत सारा ऐसा केमिकल, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, बट नॉर्मली जो है फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा केमिकल है जो फंगी वगैरह को भी हटाने का काम करता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसको ध्यान रखना कि बेल जार्स में केमिकल के थ्रू इसको प्रिजर्व किया जाता है, म्यूजियम में यही है। ठीक है, प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट केस में। और एक चीज समझते हैं कि जो बड़ा एनिमल है जैसे डायनासोर्स वगैरह, वो लोग को जो है उसका क्या रखा जाएगा? तो उसका स्केलेटन भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में इसको बताया जा सके जनरेशन टू जनरेशन के हाँ डायनासोर था। और ये है भी डायनासोर का जो ये म्यूजियम का हमको नाम याद नहीं आ रहा है किस म्यूजियम में इसको रखा गया है, बट हाँ एक है
कि उसको डायनासोर का स्केलेटन को वहां पे रखा गया। तो बिग एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए मोस्टली जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट है उसको लेके रखा जाता है, लेकिन उसके अलावा और सारा प्रोसेस है। ये है तुम्हारा म्यूजियम। ठीक है, बोलो कोई डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो प्लांट एंड एनिमल के केस में हम तो एक बता दिए कि हाँ चलो प्रिजर्व करना है बेल जार वगैरह में, लेकिन प्लांट के लिए हमेशा ड्राई फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉइस्ट हुआ तो ध्यान रखना डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे या डेड पार्ट पे अगर मॉइस्ट मिल गया ना तो तुरंत वहां पे माइक्रोब्स ग्रो करेगा और तुरंत उसको क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। इसीलिए म्यूजियम स्पेसिमेन में कोई भी चीज को रखना है, प्लांट या एनिमल को, मतलब छोटा प्लांट या फिर हम लोग बोलते हैं छोटा एनिमल, जो भी एग्जाम्पल वगैरह ले रहे हैं, उसको ड्राई फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये म्यूजियम है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हर्बेरियम में। देखो हर्बेरियम में क्वेश्चन सबसे पहले इसका डेफिनेशन से ही आता है, और ये आ भी चुका है क्वेश्चन बहुत बार। हर्बेरियम किस तरह काम करता है वो हम समझाते हैं। ठीक है, तो ये म्यूजियम पहले समझ में आ गया, एनसीईआरटी पढ़ना, सब कुछ वहां से तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हर्बेरियम में आते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम जो होता है ये एक स्टोर्ड लाइब्रेरी है, एक तरह के बोलते हैं लाइब्रेरी है, एक तरह का स्टोर्ड मतलब रूम है, कह सकते हैं इस तरह से, बैंक है। क्या काम करता है इसमें, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हर्बेरियम जो यूज होता है वो प्लांट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझना। सबसे पहले हर्बेरियम में हम क्या करेंगे, प्लांट को कलेक्ट करेंगे, प्लांट को कलेक्ट, याद भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग प्लांट को कलेक्ट किए, अब उसको प्रिजर्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिजर्व करने के लिए हम सबसे म्यूजियम में भी तुमको बताया कि प्लांट हो या एनिमल हो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। तो पहला काम उसको हम ड्राई किए, ड्राइड कर लिए। उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद प्रेस्ड किए, प्रेस्ड किए, उसके बाद क्या किए, प्रिजर्व किए। ये 3 काम करना पड़ता है। सबसे पहले प्लांट को कलेक्ट करो, उसको सुखाओ, उसको प्रेस करो। कहाँ प्रेस करोगे, ऑन शीट, ऑन शीट। ध्यान रखना हम एक शीट ले लिए और यहाँ पे सपोजेट इस कॉर्नर पे हम एक प्लांट को ड्राई करके प्रेस्ड कर दिए। ठीक है, अब प्रिजर्व कैसे करना, तो देखो प्रिजर्व का मैकेनिज्म हम पहले बता चुके हैं कि इसमें टेक्निक और प्रोसीड्यूर सब यूज होता है, आई मीन इस मेथड में टैक्सोनॉमिकल। तो यहाँ पे प्रोसीड्यूर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है वो भी बता रहे, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। एक तो डेफिनेशन से याद हो गया होगा सबको आई थिंक। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पे डेट एंड प्लेस को मेंशन करना है सबसे पहले। जैसे मान लो सीट है, सीट में एक कॉर्नर पे हम प्लांट को क्या कर देंगे, ड्राई करेंगे, देन वहां पे प्रेस कर देंगे ताकि वो वहां पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सबसे पहले ये करना है कि डेट देखना है, देन फिर उसका प्लेस। सबसे पहले डेट, सपोज मान लिया जाए आज के डेट में हम लोग कोई एक प्लांट को लाए, उसको ड्राई किए और प्रेस कर दिए, और यहाँ आज का डेट जो भी है, जैसे मान लो 9/6/21 है, 9/6/21 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिए प्लेस, कहाँ से हम उसको कलेक्ट किए, वो प्लांट कहाँ से हम लाए। ठीक है, तो चलो सपोज दैट हम धनबाद ही लिख देते हैं, DHN धनबाद। अब उसके बाद उसमें इसमें क्योंकि देखो ये जो सीट है इसमें इंफॉर्मेशन डाला जाता है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके बारे में तो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेट और प्लेस। दूसरा काम है उसका लोकल नेम, उसका बायोलॉजिकल नेम एंड उसका इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट के केस में। लोकल नेम, उसको लोकल में कुछ तो बोलता है, हम पहले ही बताए हैं कि नोमेनक्लेचर स्पीसीज का 2 तरीके से होता है, एक कॉमन और एक होता है बायनोमियल। जो वर्नाकुलम बोलते हैं वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो बॉटनिक सॉरी जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वो तो यूनिवर्सल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर्बेरियम है। ठीक है, तो हर्बेरियम में हम कलेक्ट जो कर रहे हैं, हम जिस लोकेशन से लेंगे वहां लोकल का नाम तो देना पड़ेगा ना, कि लोकल उसको क्या बोला जाता है, बता दिया गया। दूसरा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तो देना ही देना होगा क्योंकि यूनिवर्सल उसको एक्सेप्टेबल वो नाम है। और इंग्लिश, जैसे मान लो हम टोमेटो, अब लोकल नाम में हम लोग टमाटर बोलते थे, हम टमाटर लिख देंगे और इंग्लिश में टोमेटो लिख देंगे, सिंपल। समझ में आया? ठीक है, ये चीज है। और बायोलॉजिकल जो नाम है वो देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में एक और चीज है,
जो कलेक्टर नेम है, आई मीन जो कलेक्शन किया है उसका भी नाम यहाँ पे होना चाहिए। ये है इसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन नहीं, क्योंकि किसी चीज को हम प्रिजर्व रखें तो उसके बारे में हम लोग को उसमें देना पड़ेगा ना, क्योंकि इन फ्यूचर में मान लो आगे का जनरेशन आएगा तो वो देखेगा ना, तो ये शीट की तरह बनाया गया। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रू आई मीन हर्बेरियम का जो प्रोसीड्यूर है उसका जो इवेंट है, हम कौन सा इवेंट हम नहीं ले सकते, मतलब नॉट ट्रू, मतलब उसमें ऑप्शन डाला गया था डेट एंड प्लेस का नाम, लोकल बायोलॉजिकल एंड कलेक्टर, ये तीनों नाम है, ये तीनों नाम तो इसके प्रोसीड्यूर में आएगा ही आएगा, तीनों प्रोसेस तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक ऐसा जो अटपटा सा ऑप्शन था और वो आंसर सही हुआ, क्योंकि इसमें नॉट मतलब बोल सकते हैं नॉट ऑप्शन, कहने का मतलब उस ऑप्शन में वो चीज नहीं है या उस प्रोसीड्यूर में ये चीज नहीं लिया जाता है, तो ये 3 चीज लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, समझे। और हर्बेरियम का नाम वगैरह याद करने का जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो भी अभी नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो 99% क्वेश्चन या 95% लेके चलो कि वो एनसीईआरटी का, और ये सब चैप्टर से एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब के लिए इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डेफिनेशन और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, हर्बेरियम समझ में आया, आगे बढ़े। नगमा फातिमा बोली है लोकल बॉटनिकल नेम, हाँ फैमिली एंड कलेक्टर नेम, सही बोले, फैमिली का भी नाम होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, फैमिली का भी नाम होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, फैमिली का भी नाम, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है ऐसा, क्लियर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। सो हर्बेरियम कंप्लीट। अब देखो हर्बेरियम से क्या क्या फायदा है, क्या क्या फायदा है, यूजेस ऑफ हर्बेरियम, ठीक है। तो पहला है इंफॉर्मेशन मिलेगा हम लोग को, किसके अगेंस्ट, फ्लोरा। फ्लोरा क्यों वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि प्लांट को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल को क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लांट या फ्लोरा, मतलब जिस प्लांट को हम इस प्रोसीड्यूर से हम प्रिजर्व करेंगे तो उसी के बारे में मिलेगा, तो पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन। ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन हम क्या बताएं, ठीक है, कि हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि एग्जैक्टली वो है क्या, अब वो टमाटर का है या फिर ब्रिंजल का है या फिर किसी और प्लांट का है, वो एग्जैक्टली, तो ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन हर्बेरियम सीड से हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका कि क्विक रेफरल फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ऑब्वियसली बात है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज का मतलब है कि उसका जो रैंक है, उसका जो कैटेगराइजेशन है, उसका जो प्लेसिंग है, वो यहीं से मिलेगा। हम क्या बोले, ये सब तो जरूरी है, साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा, उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हम लोग इतना करके नहीं बता सकते हैं, ये तो पता चला कि हाँ चलो ये पहचानने के लिए उसमें डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होगा तब ना, तो वो चीज हमको पता चलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जिस एरिया में प्लांट हो रहा है वहां का इकोलॉजिकल भी स्टडी हम लोग कहीं ना कहीं इस मतलब प्रोसेस से कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो है ग्रोथ जो करता है वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, और वो फेवरेबल कंडीशन उस जगह पे हम लोग को मिलेगा, मतलब जिस एरिया से लाए हैं उस तरह का फेवरेबल कंडीशन उसके लिए होगा, वो भी हम लोग को पता चलेगा, मतलब इकोलॉजिकल स्टडी के लिए भी वो हेल्प आएगा। तो ये सब इसका यूजेस है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन, देन ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, और हर्बेरियम का डेफिनेशन से तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट है, डाउट है कोई हर्बेरियम में, किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये डेड में हर्बेरियम एंड म्यूजियम समझ में आ गया। अब हम लोग का जो लिविंग में बात कर रहे हैं वो है क्या, जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन। देखो दोनों को हम एक साथ समझा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। देखो बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में सिंपल है, ये लिविंग में क्यों रखा गया, क्योंकि इसको सही में हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। देखो जूलॉजिकल गार्डन हो या बॉटनिकल गार्डन हो, हम लोग अलग अलग जगह से स्पीसीज को लाते हैं और उसको वहां पे रखते हैं। जैसे प्लांट को ही लाए, तो प्लांट को लाए तो उसका केयर टेकिंग मतलब उसको पानी देना, उसको
मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करना, जो एक तरह का कल्टीवेशन जैसे करते हैं हम लोग, जिस तरह से पेड़ उगाते हैं उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कब उसको चाहिए फर्टिलाइजर, कब चाहिए पेस्टिसाइड, इस तरह का एक तरह का यूज करके हम एक एरिया में बहुत सारे स्पीसीज ऑफ प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसको देख पाए। पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है कि हम लोग को उससे बहुत फायदा है, कल्टीवेटेड प्लांट हम लोग को वहीं से मिलता है। हम लोग अगर सपोज, दूसरा चीज है कल्टिवेटेड प्लांट तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के लिए भी ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी ठीक है, सब एक ही चीज है, एक ही टर्म ले रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ। मान लो एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के लिए बॉटनिकल गार्डन का स्पीसीज को भी लेके मतलब किया जाता है, ठीक है। एक तो हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा प्लांट ब्रीडिंग के लिए प्रोसेस में भी काम आएगा। और तीसरा, वैसा स्पीसीज ऑफ प्लांट का वैसा चीज जो कि खत्म होने के कगार पे, बोलते एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसको भी वहां जाके रख के उसका जो है और ज्यादा कल्टीवेशन या डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। सेम कुछ जूलॉजिकल पार्क में भी है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में हम बाहर बाहर से लाते हैं और उस वहां पे रखते हैं, उसका ब्रीडिंग, उसका खाना पीना, उसका सारा कुछ हम लोग वहां मेंटेन करते हैं। साथ साथ में बॉटनिकल हो या जूलॉजिकल हो, जिस स्पीसीज को जहां पे रखा गया है उस स्पीसीज का पूरा डिस्क्रिप्शन एक बोर्ड में लगा रहता है, देख सकते हो। जैसे उड़ीसा में नंदन कानन है, तो जैसे मान लो ये पिंजड़ा है, ठीक है ना, पिंजड़ा है, इसमें रखा गया व्हाइट टाइगर, तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन उसके पास बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहां तुमको मिल जाएगा। तो बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन यही चीज है, एक में प्लांट को रखेंगे और एक में एनिमल को रखेंगे, ठीक है। और एक चीज है कि जूलॉजिकल गार्डन में एक सबसे अच्छा चीज है कि हम क्या बताएं कि कुछ ऐसा एनिमल है जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, कुछ साल में हो जाएगा, उसको बचाया भी जा सकता है, ठीक है। अभी देखो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि टाइगर खत्म हो रहा है इंडिया में, कम हो रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोजेक्ट चला के उसको रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे मान लो कहीं बाहर में उसको नहीं मिल रहा है, उसको रहने के लिए नहीं मिल रहा है, खाने के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा, वहां से उठा के उसको वहां पे रख देगा। तो एक तरह का प्रिजर्वेशन भी है, ब्रीडिंग भी है, एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है। तो जूलॉजिकल पार्क मेनली है स्टडी के लिए कि हम सही, क्योंकि देखो बच्चों लोग को क्या है, कॉमन सा चीज तुम लोग समझ सकते हो कि बच्चों लोग को क्या है कि भले उसको प्लांट देखने में अच्छा ना लगे, लेकिन उन लोग को जूलॉजिकल पार्क घूमने में बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में जानता है, तो वो खेल खेल में सीख जा रहा है। तो एक तरह का वो स्टडी के ही पर्पज से या एजुकेशनल पर्पज से ही उसको रखा गया है, ये भी बेनिफिट है। बाकी बात फ्यूचर में किसी भी स्पीसीज को जो एक्सटिंक्ट होने वाला है वो खत्म ना हो, उसके लिए भी जूलॉजिकल पार्क है, तो बहुत सारा पर्पज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल दोनों जो होता है वो एक प्लांट और एक एनिमल दोनों हम लोग को क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगा एंड क्लासिफिकेशन भी उसका होता है, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हम लोग जान सकते हैं, और बहुत सारे यूजर्स भी है। देखो बॉटनिकल गार्डन से दो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन एक ही बनता है, वो क्वेश्चन है कि दो बॉटनिकल गार्डन है वहां पे, एक है इंडिया में हावड़ा में बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा, तो वो एक हावड़ा में, और कोई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में है। वो दो याद रख लेना, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके कुछ है, एक सेकंड हम देख लेते हैं क्या नाम है उसका। हाँ, वो है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि ये चीज कहाँ पे प्लेस्ड है, तो लखनऊ में। कहाँ पे प्लेस्ड है, लखनऊ में। बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, वो है इंडिया में, कहाँ है, हावड़ा में। तो ये दो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ चुका है। अब क्या पूछा है, प्लेसेस पूछा है, ठीक है, ये हो गया। तो जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल समझ में आ गया। अब हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है वो है की। क्या है, की, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले की जो है ये किस बेस पे काम करेगा, तो ये एनालिटिकल स्टडी है, एनालिटिकल स्टडीज है, ठीक है, एनालिटिकल स्टडी है। कुछ डाउट होगा तो तुम लोग रिप्लाई करते रहना, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो तुम लोग रिप्लाई करते रहोगे, ठीक है, हम देख लेंगे। एनालिटिकल स्टडी है। अब जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमको कोई ना कोई तो बेसिस लेना पड़ेगा, नहीं तो बेसिस नहीं लेंगे तो अरेंज कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अल्टरनेट कैरेक्टर को लेना पड़ेगा, अल्टरनेट कैरेक्टर्स को लेना पड़ता है, ठीक है। जब तक ये अल्टरनेट कैरेक्टर नहीं होगा तब तक
ठीक है, हम उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यही अल्टरनेट कैरेक्टर को नाम दिया गया है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, समझना इसको, एकदम बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग दिया है तो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट हम कोशिश करेंगे तुम लोग को समझ में आ जाए। हम क्या बताएं कि क्या है, एनालिटिकल स्टडी, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, तो अल्टरनेट कैरेक्टर को लेके। अब अल्टरनेट कैरेक्टर कभी भी एक तो होगा नहीं, होगा क्या, दो होगा। क्या होगा, दो होगा, जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वर्ड सोचो कहां से आया, या फिर कहां पे तुम लोग पढ़े हो, जेनेटिक्स में मेंडल के केस में पढ़े होंगे। ठीक है, वो चीज है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है कि दो अल्टरनेट कैरेक्टर है। सपोज एक मान लो कोई हम कैरेक्टर ले लिए, मान लो टेरेस्ट्रियल एक कैरेक्टर ले लिए, और इसका अलग क्या लेंगे, एक्वाटिक ले लेंगे, और टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक ये हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। तो हमेशा जो ये एनालिटिकल स्टडी है, हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या अल्टरनेट कैरेक्टर को लेके ही करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, कपलेट। क्या बोलते हैं, कपलेट कैरेक्टर। कपल्ड में रहेगा मतलब पेयर में रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो हमको कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, हम उसका सबसे पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बेसिस क्या है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है। मान लो हमको पता चला टेरेस्ट्रियल, उसको रख देंगे टेरेस्ट्रियल में। अब इसके बाद इसमें भी दो कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दो कैरेक्टर लेना पड़ेगा, क्या ले सकते हैं, अगर वो एनिमल होगा तो उसका स्किन देखेंगे, तो कोई स्किन मॉइस्ट होगा, कोई ड्राई होगा। अगर वो मॉइस्ट होगा तो उसको मॉइस्ट में रख दिए, फिर इसका भी दो कैरेक्टर, फिर इसका भी दो कैरेक्टर, फिर इसका भी दो कैरेक्टर। इस तरह से हम लोग उसको एनालिसिस करके कैरेक्टर वाइज उसको अलग कर सकते हैं। जो जो हमको मिलते गया उसमें हम उसको डालते गए, इससे आसानी होता है कि उसको हम प्लेसिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर प्लेस कर पाएंगे, वो प्लेस हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखो, ये दो पार्ट को हम लोग क्या बोले, कपलेट बोले। ठीक है, अब कपलेट बोलने के बाद ये जो एक स्टेटमेंट है या एक जो वर्ड है, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, ठीक है, इसमें भी दो आया, ये दोनों का प्लेट हो गया, इसमें भी दो आया, ये दोनों का प्लेट, ये दोनों का प्लेट, ये दोनों का प्लेट। लेकिन जो एक टेरेस्ट्रियल स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। क्या बोलेंगे, लीड। मतलब कि मान लो दो कैरेक्टर है, अब टेरेस्ट्रियल वाला मैच कर गया, मतलब वो रहता है जमीन पे, ये हमारा लीड। फिर इसका दो, तो ये कपलेट, फिर इसमें एक, तो ये लीड। समझ में आया, कोई डाउट बोलो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लीड एंड कपलेट। ठीक है, तो सिंपल है कि क्या है, एक एनालिटिकल स्टडी है। एनालिटिकल स्टडी में हम लोग क्या लेंगे, बेसिस क्या होगा, अल्टरनेट कैरेक्टर। अल्टरनेट कैरेक्टर से ही उसको अरेंज करेगा, और अल्टरनेट कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में कभी भी एक कैरेक्टर नहीं लेके उसका पेयर्ड में लेना पड़ेगा, ठीक उल्टा। ठीक है, जैसे मान लो हम मेरे में कोई कैरेक्टर है, सपोज इट मान लिया जाए कि मेरा हेयर कलर क्या है, ब्लैक है, तो चलो हम एक कैरेक्टर ले ले, ब्लैक हेयर, ब्लैक होना चाहिए या ब्राउन होना चाहिए, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा। उसी तरह इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो ये दो कैरेक्टर को हम लोग क्या बोले, कपलेट, और एक स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलिए, लीड बोलते हैं ना, ये हमारा लीड। अब इसी के बेसिस पे हमको जाना है। अब ये जब ये दोनों में ये मिल गया तो ये लीड है, इसमें फिर मॉइस्ट मिल गया तो ये लीड है, इसमें फिर दो कैरेक्टर, इसमें दोनों जो मिला वो लीड हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लीड और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट, और इसी बेसिस पे हम लोग पूरे स्पीसीज को, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, कुछ भी हो, उसको लेके हम लोग उसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यामिनी, यामिनी कुमारी, एनालिटिकल क्या नहीं समझ में आ रहा है, एनालिटिकल एनालिटिकल से स्टडी नहीं समझ में आ रहा है, या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पूछ रहे हो? यामिनी बताओ, कमेंट करो। नगमा फातिमा, कोलकाता, हाँ कोलकाता में अच्छा है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का है तुम्हारा टेक्सोनॉमिकल एड। अब कुछ चीजें हैं जिसको समझना है, और वो छोटा छोटा चीजें वहां से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से आया है, अभी तक जो हम एनालिसिस किए हैं वहां 2 पॉइंट से क्वेश्चन आया है। कहाँ से आया बता देते हैं, बट चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है
तो फिर वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो ये समझ में आ गया। अब लास्ट जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स में 4 वर्ड है, उस वर्ड को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला ये है फ्लोरा। ठीक है, दूसरा वर्ड है मैनुअल। ठीक है, तीसरा वर्ड हो जाएगा मोनोग्राफ। सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं, मोनोग्राफ ही है ना, हाँ मोनोग्राफ, मोनोग्राफ। और एक है तुम्हारा कैटलॉग, कैटलॉग। ये 4 है। देखो फ्लोरा जो बोल रहा है वो सिंपल प्लांट स्पीसीज को हम लोग लेके बोल रहे हैं, लेकिन फ्लोरा जो है कहने का मतलब यहाँ पे जैसे फ्लोरा कैसे है, तो ऑल स्पीसीज ऑफ प्लांट आर एट एन एरिया, ऐसे समझो, एट एन एरिया। ठीक है, पहला अगर मान लिया जाए हम लोग कहीं जाते हैं, सपोज दैट, चलो कहीं भी नाम ले लेते हैं, कोई अच्छा जगह बता दो, चलो ठीक है हम लोग गोवा चल गए। ठीक है, गोवा में कोई एक जगह रुके हम। ठीक है, अब चलो ये एरिया गोवा में कोई एबीसीडी हम कुछ भी, चलो पहले हम कुछ भी ले लेते, जेड ही ले लेते, जेड एरिया में रुके। तो उस जेड एरिया में जितना भी प्लांट स्पीसीज होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या फिर आइडेंटिफाई करके उसको कलेक्ट करना, वही कहला जाता है फ्लोरा। क्या हो जाता है? फ्लोरा। मतलब कि एक एरिया में कितना प्लांट, डिफरेंट टाइप का प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, वही होता है फ्लोरा। ये भी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि मान लिया जाए, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, तुम लोग को पता होगा कि झारखंड का जो आई मीन राज्य क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टेट जो प्लांट है या फूल है वो क्या है, फ्लावर क्या है, प्लास का होता है। मतलब प्लास का पेड़ बहुत मिलता है। ठीक है, अब कोई यहाँ पे आएगा तो क्या बोलेगा कि अरे इस एरिया में ही सिर्फ प्लास मिलता है, उसके अलावा बहुत सारा प्लांट था, लेकिन प्लास एक था जो डिफरेंट है और वहां पे छोड़ के कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक हेल्प हुआ ना उसको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, कि ये वहां पे मिलता है, कहीं पे भी मिलेगा उसको तुरंत पता चलेगा अरे ये तो प्लास का पेड़। एक इन जनरल हम एग्जांपल दे रहे हैं, समझना। मतलब उसमें क्या है, कोई भी जगह का, कोई भी एबीसीडी जो भी हो, उस एरिया का सारा प्लांट स्पीसीज को हम अगर उसका डिस्कशन कर ले, वही हमारा फ्लोरा हो जाएगा। ठीक है, अब है तुम्हारा मैनुअल। देखो इसमें कोई डाउट है फ्लोरा में? बताओ, कोई डाउट है फ्लोरा में? नहीं, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। मैनुअल भी ऑलमोस्ट यही है, बट यहाँ पे ऑल स्पीसीज को रखा, आई मीन स्पीसीज का बेसिस है, प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एरिया में हम गए, वहां पे सिर्फ प्लांट अगर ढूंढ लिए, पूरा प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन कर दिया तो फ्लोरा। लेकिन अगर वहां पे प्लांट भी ढूंढ लिए, एनिमल भी ढूंढ लिया और माइक्रोब्स को भी हम डिस्क्रिप्शन कर दिए, वो हो जाएगा मैनुअल। क्या हो जाएगा? मैनुअल। लेकिन वो एक एरिया का ही बात कर रहा है, ये पूरे एरिया का बात नहीं करेगा। जैसे मान लो हम धनबाद में, ठीक है, तो या फिर हम लोग झारखंड में सपोज दैट, या बिहार में, या हम यूपी में लखनऊ में है, कहीं पे भी है। ठीक है, तो सपोज दैट लखनऊ में, ठीक है, तो उस एरिया का सारा प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोब, मतलब जो लिविंग है, जो डाइवर्स फॉर्म है, और डाइवर्स में जब लिविंग की बात आती है तो माइक्रोब्स को भी लेंगे, हर एक का डिस्क्रिप्शन देना ही मैनुअल प्रोसेस को डिफाइन करता है, या मैनुअल प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब है मोनोग्राफ। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, मोनोग्राफ में क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ वन टेक्सॉन या सिंगल टेक्सॉन। देखो हम क्या बताएं, टेक्सॉन हमको मेरे पास कितना है? 7 है, 7 है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस, स्पीसीज। ठीक है, चलो अब उसमें से हम कोई भी उठा लिए, चाहे किंगडम, चलो मतलब फाइलम उठा लेते हैं, फाइलम में हम ले लेते हैं एब्स को। एब्स को, इस एब्स को पूरा डिस्क्राइब कर देंगे तो वो कहला जाएगा मोनोग्राफ। क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ। मतलब एक कोई सा भी क्लास को लिए उस क्लास को पूरा डिफाइन कर दिए, जेनस को लिए उस पूरे जेनस को डिफाइन कर दिए, फाइलम को लिए मतलब कोई भी एक रैंक या कोई भी टेक्सॉन को उठा के पूरा डिस्क्रिप्शन कर देंगे, वो उसका क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारा कैटलॉग। देखो कैटलॉग जो होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट मैनुअल ही है। क्या है? मैनुअल ही है। मैनुअल में हम क्या बताए थे कि एक पर्टिकुलर एरिया में पूरे स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन कर दे, कौन एनिमल प्रेजेंट है, कौन प्लांट प्रेजेंट है, कौन माइक्रो प्रेजेंट है, वो हम कर दें। ठीक है, तो वो दोनों में जो है, इसमें और कैटलॉगिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसमें एक चीज देखना पड़ेगा कि कोई भी स्पीसीज हो, प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोब्स हो, उसको मेथोडोलॉजिकल अरेंजमेंट, मतलब मेथड से अरेंज करना है। सिंपल मेथोडोलॉजिकल अरेंजमेंट बोलते हैं, मेथड से अरेंज करना। अब कैसे तुम मेथड से अरेंज करोगे? ठीक है, तो कुछ भी, जैसे मान लिया जाए हम कोई भी एक चीज लेते हैं, जैसे मान लो स्पीसीज का नाम ए से स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास 5 स्पीसीज ए है, पहले ए को रखेंगे, देन बी है तो बी को रखेंगे, देन सी है तो सी को रखेंगे। यही है मेथोडोलॉजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर किसी एरिया में हम जाते हैं और वहां पे हम हर एक स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं या कर लेते हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन को मेथोडोलॉजिकल अरेंजमेंट करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटलॉगिंग। क्योंकि कैटलॉगिंग का सिंपल सा मतलब है एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, तो मेथड के साथ अरेंज करेंगे तो वो कैटलॉग कहलाएगा। यही 4 चीज है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट वाला बात है, ये मैनुअल और ये मोनोग्राम क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और बचा है कैटलॉग एंड फ्लोरा। सो ये चारों इंपॉर्टेंट है, और सिंपली जितना बताए एक एक लाइन का काफी है, उतना उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, बाकी बात अगर कोई फिर डाउट होता है क्वेश्चन वगैरह में, तो नेक्स्ट क्लास में हमको जरूर बताओ। ठीक है, उसको हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट है तो हमको बता दो। जल्दी जल्दी रिप्लाई करना तुम लोग। कोई डाउट है? तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबको बताओ, सबको रिप्लाई करोगे? ठीक है, नगमा, कौशिक, यामिनी, राहुल, अर्चना, सिन्हा, देवर्गिया, ठीक है, सब रिप्लाई करो एक बार हमको, ताकि हमको लगे कि तुम लोग को कोई डाउट नहीं है। अंकुर भी है एक, अंकुर, क्लियर है? चलो, सिन्हा, अच्छा, देवारगिया, कैटलॉग स्पीसीज समझ में नहीं आया? कैटलॉग स्पीसीज समझ में नहीं आया? देवारगिया, सिन्हा, देवारगिया, बताओ, फिर से बता दें? कौशिक क्लियर है? नगमा पूरा क्लियर? नगमा, फातिमा कॉन्सेप्ट, ठीक है, चलो, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। कैटलॉग स्पीसीज नहीं समझ में आया? बताओ। चलो ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। ठीक है, कैटलॉग स्पीसीज में क्या कहता है कि जो भी स्पीसीज एक एरिया में मिला, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या स्पीसीज हो, उसका हम अरेंजमेंट अगर मेथोडोलॉजिकल हम करेंगे तो वो कैटलॉगिंग कहलाएगा। हम क्या बताए, जैसे मान लो हमको एक जगह से 5 एनिमल मिला, ठीक है, अब एक का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, एक का नाम डी से स्टार्ट हो रहा है, एक का नाम एफ से स्टार्ट हो रहा है, एक का नाम जी से स्टार्ट हो रहा है, एक का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है। हम उसको
ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अरेंजमेंट है ना अल्फाबेटिकल इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले ए रखे, फिर ए बी सी डी, डी रखे, ई एफ जी एच, ये अरेंज ही है, तो यही हो गया मेथोडोलॉजिकल अरेंजमेंट, ठीक है। उसी तरह कोई भी एक चीज हम लोग उसको लेके उसको मेथड के साथ अरेंज कर देंगे तो वो कैटलॉग हो जाएगा। और हमको स्टडी तीनों का करना है, मतलब लिविंग में हम तीनों ले रहे हैं, प्लांट, एनिमल एंड क्या ले रहे हैं, माइक्रोब्स ले रहे हैं, ठीक है। तीनों को स्टडी करके बस अरेंज करना है मेथोडोलॉजिकल मेथड के साथ, चाहे वो नाम में हो या जैसे भी हम जिसका ले सकते हैं, क्योंकि हम एक सिर्फ नाम लेकर नहीं कर सकते है ना, ठीक है। बट ये याद रखना कि हम लोग को अरेंज करना है मेथोडोलॉजिकल वे में, बस और कुछ भी नहीं। और जब भी क्वेश्चन आएगा यही चीज आएगा, कोई एग्जांपल आने वाला है नहीं, ठीक है। बस सीधा सीधी पूछेगा कैटलॉगिंग क्या होता है, या डेफिनेशन देख के बोलेगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कैटलॉग, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। और बोलो, क्लियर? सिन्हा, देवर देवर्ग्याज, ठीक है। रिपीट हम कर दिए, और बताओ क्लियर है? क्लियर है? चलो, सो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, डाउट है जरूर कमेंट करो, और हम लोग लाइव क्लास में ही उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे, और करेंगे भी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करना, करना भी है, क्वेश्चन जरूर पूछो, ठीक है। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो आई मीन नेक्स्ट जो क्लासेस होगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से होगा, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो हम इनिशियल पहला लेक्चर में जो तुम लोग को पढ़ाए थे वो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसमें सारा कुछ हम बता दिए थे, ठीक है। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा आरएचबीटेकर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा ब्रीफ तो करेंगे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है, देन फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, किंगडम मोनेरा, ठीक है। चलो, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। थैंक यू सबको, और सबको रिवीजन करोगे, ठीक है। रिवीजन छोड़ोगे बाबू, तुम लोग को हम सब बता दे रहे हैं, रिवीजन छोड़ोगे क्लियर कट पूरा भूल जाओगे, ठीक है। सो आज जो पढ़ाए हैं कोशिश करना कि आज ही कंप्लीट कर लो, देन फिर कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। अगर और रिवीजन का एक हम बार बार बोलते हैं कि रिवीजन का एक क्या बनाओ, पैटर्न बनाओ, हर एक 3 दिन 4 दिन 5 दिन, क्योंकि जब समझ में आ जाता है ना तो रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। रिवीजन करने में उसी को टाइम लगेगा जो क्लास में ध्यान नहीं दिया है, क्लियर कट बात है, ठीक है। सो रिवीजन हमेशा करना, ठीक है। और एनसीईआरटी के लाइन को तो जरूर पढ़ना, हम बार बार बोलते हैं एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ो, उसको समझो, तो उसको बहुत सिंपली वे में हम समझाने का कोशिश किए यहाँ पे, आई थिंक तुम लोग को समझ में आएगा, आ ही गया होगा, ठीक है। सो बार बार रिवीजन रिवीजन दिमाग में डाल लो कि करना ही करना है रिवीजन हमको, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, लेकिन 7 दिन से 8वां दिन इतना लेट मत करना, क्योंकि 7 दिन से अगर 8वां दिन लेट किए, 7 दिन से लेट किए तो तुम्हारा 50% जो है वो दिमाग से आउट, और अगर 3 सप्ताह तुम छुए ही ना तो पूरा 0 हो जाओगे, तो फिर से तुमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो रिवीजन कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। ओके, चलो बेटा।